हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो पर। और आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, फिर ये देखेंगे कि वो हमारे लिए किस तरीके से दोस्त है और क्यों हमारे लिए दुश्मन है। ठीक, तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था। अब चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को देखे होंगे, जबकि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास है जिन्हें हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। वैसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसे आप माइक्रोस्कोप के सहारे देख सकते हो, उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम है माइक्रोब्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बरसात के मौसम में ब्रेड को सड़ते हुए तो देखा ही होगा। जब ये सड़ने लगता है तो इसके ऊपर एक ग्रेइश व्हाइट कलर के कुछ पैचेस आने लगते हैं। इसके ऊपर ग्रेइश व्हाइट कलर के पैचेस आने लगते हैं। जब आप इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर देखोगे तो तुम्हें कुछ ब्लैक कलर के राउंड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ब्लैक कलर में राउंड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है और ये कहाँ से आए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म को जानने से पहले अब हमें थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करना होगा। अपने आसपास के खेतों से थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए और एक सेकेंड, हाँ, अपने आसपास के खेतों से कुछ मिट्टी लेके आइए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। और उसके बाद से जब सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो जब नीचे पानी में बैठ जाए, तब उसके एक ड्रॉप को लीजिए और एक बीकर पर रखकर माइक्रोस्कोप के से देखिए। माइक्रोस्कोप के सहारे से देखिए आप लोगों को क्या दिखाई देता है। उसके बाद से फिर दूसरी एक्टिविटी ये है कि कुछ पानी के बूंद लीजिए और वो पानी कहाँ से लेना है, तालाब से लेना है। तालाब का पानी के कुछ बूंद को लीजिए, उसे ग्लास स्लाइड के ऊपर रखिए और फिर उसे माइक्रोस्कोप से देखिए। तो आप लोगों को दिखाई देगा कि इन सब में कुछ टीनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं। इन्हीं को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो दिखाता है कि जो सॉइल और वाटर है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है, लेकिन इसमें से सब के सब माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। कुछ कुछ अलग अलग चीजें भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, या फिर जो हमें मिट्टी में दिखाई दिया, मिट्टी के और पानी के घोल में दिखाई दिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। These microorganisms are so स्मॉल इन साइज। माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि आप उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे फंगस, जो ब्रेड के ऊपर जो ग्रो किया था ना, इसमें ये जो पैचेस थे, ग्रेइश व्हाइट कलर के जो पैचेस थे, ब्रेड जब सड़ता है जब उसके ऊपर ग्रेइश व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं तो वो होता है फंगस। उससे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे देख सकते हैं। बट और भी जितने माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसे आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा नहीं देख सकते हो। उसको आप लोगों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने के कारण ही ये सब ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और एल्गी। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोग जानते होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर, बैक्टीरिया, ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोटो है। अब देखो, अब हम लोगों को जानना है वायरसेस के बारे में। ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से अलग होते हैं। ये जो वायरसेस की खास बात ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। कैसे यूनिक होते हैं? जब ये नॉन लिविंग थिंग के साथ रहते हैं ना, तो इनमें रिप्रोडक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये बिहेव करते हैं कि भाई हम लोग भी नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग के अंडर शरीर में इंटर कर जाते हैं, ये लिविंग थिंग जैसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। ये रिप्रोड्यूस होना, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, अपने संख्या को बढ़ाने लगते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाते हैं उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक, और वायरसेस से जो नॉर्मल बीमारियां होती है वो है सर्दी, इन्फ्लुएंजा और कफ वगैरह, ये सब वायरसेस से होती है। कुछ सीरियस डिजीज है जिसे वायरस से जो होती है वो है पोलियो, चिकन पॉक्स। ये सब जो है वो सीरियस डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा की जाती है। अब देखो, कुछ ऐसे डिजीज जैसे डिसेंट्री और मलेरिया, ये सब जो डिजीज है ये प्रोटोजोन्स के द्वारा की जाती है। वहीं पर टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है, ये जो बीमारी है ये बैक्टीरियल डिजीज यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक,
देखो, जो डिजीज वायरस के द्वारा फैलाई जाती है उसे बोला जाता है वायरल डिजीज। ठीक, जो प्रोटोजोन के द्वारा फैलाई जाती है उसे बोला जाता है प्रोटोजोनल डिजीज। जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है उसे बैक्टीरियल डिजीज बोला जाता है। ठीक, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये रहते कहाँ है भाई। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक, सिंगल सेल्ड का क्या मतलब है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए रहते हैं उन्हें बोला जाता है सिंगल सेल्ड। अब भाई ये मत पूछना कि सेल क्या होता है, चलो पूछ लिए तो बता देते हैं। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें लाइफ होता है और जो अकेले रहने के लिए सक्षम है। ठीक, तो हमारे शरीर में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स है। सेल यानी कि कोशिका, अरबों खरबों कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मात्र एक सेल होता है फिर भी वो जीवित है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है, उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, अब ये रहते कहाँ है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरीके के एटमॉस्फेयर में, हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ये बर्फ में भी रह सकते हैं, गर्म जगहों पर रह सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, दलदली इलाके में भी रह सकते हैं। इन्हें जानवरों के शरीर के अंदर भी पाया जाता है, आदमी के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के शरीर में रहते हैं और फ्रीली जीते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, ये सब के बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल्स है, बहुत अलग अलग तरीके में। ठीक, और कुछ ऐसे भी है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है और वो हमको बीमार कर देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार कर देते हैं उन्हें फोज कहा जाता है। फोज यानी कि हमारे दुश्मन। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए फायदेमंद है, उसको फ्रेंड्स कहा जाता है। ठीक, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कुछ जानेंगे। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कर्ड को प्रिपेयर करने में, ब्रेड और केक को प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल, देखो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जैसे और जो जानवर को मरे हुए शरीर वगैरह रह जाता है, जानवर के मल मूत्र जो होते हैं ये सब धरती के ऊपर गिरते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको तोड़ते हैं, इसको सड़ा गलाकर एकदम तोड़कर जमीन में मिला देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म जीते जी जितने भी न्यूट्रिएंट को धरती से लिया था वो सब धरती को प्राप्त हो गया। नहीं तो अगर मान लो प्लांट है तो एक बार वो जो धरती में से न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है तो फिर वो न्यूट्रिएंट धरती को वापस मिलता नहीं। जब वापस मिलता नहीं तो बेचारी धरती, इसका तो सारा न्यूट्रिएंट ही खत्म हो जाता। और भी हमारे पूरा वातावरण में सिर्फ मरे हुए पेड़ पौधे जानवरों के लाश ही दिखाई देते, क्योंकि कोई अगर लाश गलता नहीं, कोई डेड बॉडी यदि गलती नहीं, सड़ती नहीं, तो क्या होता है कि सब जगह सिर्फ लाशों के ढेर हो जाते। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जिनका यूज मेडिसिन को बनाने में किया जाता है और खेती में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अभी तो हमने बताया ना कि ये क्या करते हैं, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को वापस करते हैं, सड़ा गला देते हैं जानवरों को, पेड़ पौधों को, जिससे क्या होता है कि मिट्टी को वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। और एक और रोल इनका ये है कि ये सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे, नाइट्रोजन जो होता है ना हवा में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, उसको अलग अलग नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जो आसानी से पेड़ पौधों के द्वारा यूज की जा सकती है। ठीक, अब देखो, अब एक एक कर थोड़ा बारीकी से इन सबको जानेंगे। तो हमने ओवरव्यू लिया था कि कैसे क्या क्या काम करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है उनका दही बनाने में और ब्रेड बनाने में क्या योगदान है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिड। ठीक, यही है ना जो कि दही को बनाता है। ये क्या करता है कि जब दूध हल्का सा जब गर्म होता है, हॉट टेम्परेचर मिलता है, तो ये मिल्क में मल्टीप्लाई होने लगता है, दूध में मल्टीप्लाई होने लगता है और इसे दही में कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिलस जो है एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही दूध को दही में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज।
चीज भी बैक्टीरिया से ही बनता है, पिकल्स और भी बहुत सारे खाने के चीजें हैं जो कि अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया से बनती है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है रावा यानी कि सूजी, जिससे हलवा बनाया जाता है। इडली और भी भटूराज, ये सब जो है ये सब दही से बनते हैं और इनमें से काफी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने पीने के सामानों में अपना अहम योगदान निभाते हैं। रावा जो सूजी है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से बनता है। इडली में भी दही पड़ता है, भटूराज में भी दही पड़ता है, सूजी को बनाने में भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो है बैक्टीरिया पर ही निर्भर है। अगर मान लो बैक्टीरिया नहीं हो तो दही बनेगी नहीं, तो भटूरा तुम लोग खाओगे नहीं, छोले भटूरा नहीं खा पाओगे, इडली नहीं बन पाएगी। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसास बेटर। देखो बैक्टीरिया और ईस्ट का काम क्या होता है ना कि एक तरीके के फंगस होता है, ठीक। ईस्ट एक तरीके का फंगस है जो कि इडली और डोसा को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में मदद करता है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि जो ईस्ट होते हैं वो फर्मेंटेशन में मदद करते हैं और इडली डोसा को फ्लफी बनाते हैं, स्पॉन्जी बनाते हैं, ठीक। अब ये करते कैसे है इसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके लिए एक एक्टिविटी है, क्या करो कि आधा केजी मैदा ले लो या फिर आटा ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हें मिल जाए आसानी से, जिस पर तुम लोग मार वगैरह नहीं खाओ वो ले लो, ठीक। उसमें कुछ चीनी डाल दो और उसे पानी से थोड़ा सा गर्म पानी से मिलकर उसे मिला लो। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें कुछ छोटे से मात्रा में ईस्ट पाउडर डालो और उसे आसानी से गूंथ कर, जैसे आटा बनाया जाता है ना, जो रोटी बनाने के समय में जो आटा रहता है वैसा डफ बना लो, सॉफ्ट डफ बना लो। और उसके 2 घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करो कि तुम्हें क्या देखने को मिला है। तो क्या आप लोग ये देख पा रहे हो कि जो डफ होगा, जो आटा आप लोगों ने गूंथ कर रखा होगा वो थोड़ा सा फूल गया होगा, ठीक। नहीं तो कर देखना भाई। अब ये कैसे हुआ, जो ईस्ट होते हैं ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं एकदम स्पीड में, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो रिस्पायरेशन करते हैं, जब सांस वगैरह लेते हैं, जब उनमें एनर्जी का कन्वर्सन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स होते हैं वही क्या करते हैं कि डफ को, जो आटा है उसको फुला देते हैं, उसमें गैस जो होता है फिल हो जाता है, जिससे उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। यही कारण है कि ईस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। और ये सब फूले हुए रहते हैं, इसलिए आप लोगों को ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह मिले हुए हैं। जरूरी नहीं है ना कि, देखो बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता है, वो खाना बनाने में यूजफुल हो रहा है, लेकिन अधिक मात्रा में लोगे तो आपके लिए तो खराबी करेगा ही। अब कमर्शियल यूजेस, कंपनी में क्या यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिम्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। वाइन, दारू बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में जिसे विनेगर कहा जाता है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स का बहुत ही ज्यादा योगदान है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का ही यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए ईस्ट को जो नेचुरल शुगर से बनाया जाता है, जो कि बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस में पाए जाते हैं, उनसे ईस्ट को बनाया जाता है, ठीक। अब एक और एक्टिविटी है, क्या है भाई कि आधे लीटर क्या लो, टेक ए 50 ml, 500 ml का एक बीकर लो, जिसमें 500 ml का एक बीकर लो, उसका 3/4 हिस्सा जो है उसको पानी से भर लो, ठीक है। उसमें 2 से 3 चम्मच टी स्पून शुगर मिलाओ और उसके बाद से और उसमें आधे चम्मच ईस्ट पाउडर डालो, ठीक। अब ये जो सॉल्यूशन है उसको गर्म प्लेस पर 4 से 5 घंटे तक के लिए रख दो। अब इसको महक कर देखो, स्मेल कर देखो कैसा लगता है। क्या आपको कुछ इसमें से सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है? तो आपको आ ही रही होगी, तभी तो पूछा है। ये जो स्मेल है ना ये अल्कोहल का है, ठीक। क्योंकि ये जो शुगर है वो अब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा, ठीक। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है
फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर को अल्कोहल में बदलने का जो प्रोसेस है, कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब देखेंगे कुछ मैकेनिकल यूज। हाँ मैकेनिकल यूज है ना, मेडिसिनल यूज, सॉरी भाई, वही तो देखो मेडिसिनल यूज कि मेडिसिन में इनका कैसे योगदान है। जब भी तुम लोग बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुमको एंटीबायोटिक टेबलेट देता है या फिर कुछ कैप्सूल्स देता है, जो एंटीबायोटिक टेबलेट से देता है, कैप्सूल देता है या फिर इंजेक्शन देता है, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नाम के बैक्टीरिया से बना हुआ रहता है। आगे देखते इसमें लिखा है कि नहीं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ये जो मेडिसिन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए रहते हैं। ये जो मेडिसिन होते हैं वो डिजीज कॉसिंग वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमार करते हैं, हम लोग को बीमारी को पैदा करते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार कर रोक देते हैं। ठीक, ऐसे मेडिसिन, जो भी मेडिसिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई रहती है उसे बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक, ऐसे मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको मारकर उनके ग्रोथ को स्टॉप कर दे, वैसे मेडिसिन को बोला जाता है एंटीबायोटिक। आई होप कि आप लोग मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल बहुत सारे मेडिसिन जो है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और फंगस से बनाए जाते हैं। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि एंटीबायोटिक के नाम से जाने जाते हैं और ये बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऐसे मेडिसिन के नाम, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स का नाम बताओ जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को लिखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, जो अभी अपने बताया। कहाँ चल गया भाई तू? शायद 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 कहाँ गया? हाँ यहाँ है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। ये जो मेडिसिन है इस तरीके से बनाए जाते हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो एंटीबायोटिक बनता है वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को लैब में या फिर कहीं भी सुटेबल एरिया में, सुटेबल प्लेस पर उनको ग्रो कराया जाता है और उनका यूज किया जाता है अलग अलग तरीके के बीमारियों को ठीक करने में। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स जो है उन्हें कभी कभी देखो कभी कभी ना गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी के खाने पीने में इसे मिला दिया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि जानवर में माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज। माइक्रोऑर्गेनिज्म का भी यूज किया जाता है अलग अलग तरीके के प्लांट के डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए। आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ये स्टार मार्क कर लो, एक क्वेश्चन आएगा कि क्या क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन ही सुन लो। क्यों हमें एंटीबायोटिक को हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर लेना चाहिए? ठीक, क्योंकि अब इसका आंसर सुनो, क्योंकि आप जो भी एंटीबायोटिक ले रहे हो उसका जो कोर्स है वो डॉक्टर के द्वारा ही बताया जाएगा और उस कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। आप कभी एंटीबायोटिक को ले लोगे जब आपको जरूरी नहीं है, तब आप पर एक बहुत ही कम इफेक्ट करेगा, बहुत ही कम इफेक्ट करेगा और कुछ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को आपके शरीर को मार देगा। और यदि आप जितना डोज बताया गया है डॉक्टर के द्वारा उससे कम डोज लेते हो, मान लो डॉक्टर ने बताया 3 दिन लेने के लिए, आप 1 दिन लेते हो, 2 दिन लेते हो, तो फ्यूचर में आप जब भी दवा को लोगे तो वो आप पर लेस इफेक्टिव होगा। काम तो करेगा लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, और आप इसे डोज से ज़्यादा ले लोगे तो आपके शरीर का जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी ये मारने लगेगा। तो दोनों तरीके से बेकार है। तो एंटीबायोटिक को हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, क्योंकि वही आपको बता पाएगा कि इसका सही डोज क्या है, कितने दिनों तक लेना है, इसका कोर्स क्या होगा। क्योंकि रॉन्ग कोर्स भी लोगे आप तभी भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा, और कोर्स से ज़्यादा ले लोगे
तब भी आप पर ये नुकसान ही करेगा। तो इसीलिए आपको प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा ही लेना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे वैक्सीन के बारे में। When a disease carrying microorganisms enter our body, the body produces antibodies। देखो, जब भी कोई भी बीमारी करने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर में इंटर करता है, तो हमारे शरीर भी उसको क्या बोलते हैं, उसको रोकने के लिए एक एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी मतलब क्या बनाती है, एक लेयर बना देती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे बाहर से आने वाले डिजीज को रोका जा सके। ठीक, और द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेंस्ट। कहाँ से भाई, यहीं से है ना? हाँ हाँ हाँ। देखो मेरे भाई, इस चीज को थोड़ा आसानी से और अच्छे से, बहुत ही ज्यादा प्यार से समझना। जब भी आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी इंटर करेगी, कोई भी डिजीज इंटर करेगी, तो हमारा शरीर उसे रोकने को पूरी तरीके से कोशिश करेगा। और जब वो एक बार कामयाब हो जाएगा, तो दूसरी बार जब वो डिजीज फिर से इंटर करने की कोशिश करेगी हमारे शरीर के ऊपर, तो हमारे शरीर को याद रहेगा कि इससे किस तरीके से बचा जाता है। तो हल्का सा मामूली बुखार वगैरह होगा आपको, और फिर आपको भयानक बीमारी होने से बच सकती है। तो ये हमारे शरीर कैसे करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर एंटीबॉडी को याद रहता है कि हमें किस तरीके से बीमारी से बचना है, और एंटीबॉडी जो है वो बाहर से आने वाले डिसीज से हमें बचने में मदद करती है। ठीक, इफ डेड और weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। देखो, अगर कभी भी मरे हुए या फिर बहुत ही ज्यादा कमजोर माइक्रोब्स को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर में डाल दिया जाए, तो हमारे जो शरीर होगी उससे फाइट कर लेगी और उसे मार देगी। ठीक, उस बैक्टीरिया को मार देगी। कमजोर बैक्टीरिया को या फिर मरे हुए बैक्टीरिया को यदि हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर डाल दिया जाए, तो हमारे जो शरीर है उससे लड़ लेगी और उसे आसानी से मार देगी। ठीक, और एक सुटेबल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देगी। अब ये जो एंटीबॉडी एक बार जो प्रोड्यूस हो जाता है, वो हमारे शरीर में रह जाता है। जब ये एंटीबॉडी रह जाएगा, तो जब बड़ा और हेल्थी जीवित और हेल्थी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर आएगा, तो हमारे शरीर को पता रहेगा कि किस तरीके से हमें लड़ना है। ठीक, और वो उस वक्त उसी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर हमारे जिंदगी को बचा लेगी। ठीक, हमारे शरीर में। तो ये होता है वैक्सीन का रोल। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। अब यही है जिस तरीके से वैक्सीन काम करती है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो अच्छे से समझ लो थोड़ा सा। देखो, हमारे शरीर की ये एबिलिटी होती है, ध्यान से समझना। आप इधर उधर घूमना टहलना बंद कर दो, ध्यान से समझो। हमारे शरीर की एबिलिटी होती है ना कि एक बार ये जिस तरीके के बीमारी से लड़ लेता है, इसे उस तरीके की बीमारी से लड़ने की आदत हो जाती है। इसके पास एंटीबॉडी बना लेते हैं। ये रिमेम्बर कर लेता है कि एक बार जो मलेरिया का डिजीज हमारे अंदर आया था, तो हमने इस तरीके से फाइट की थी, तो दोबारा यही डिजीज आएगा तो हमको यही एंटीबॉडी यही काम करना है, तो हम इससे जीत सकते हैं, मलेरिया से जीत सकते हैं। अब देखो, अब जो भयानक बीमारी होती है, इसी का वो क्या किया जाता है कि हमें क्या किया जाता है, एक वैक्सीन दे दिया जाता है। उस वैक्सीन में क्या होता है ना कि अगर मान लो मलेरिया या फिर कोरोना के यदि तुम्हें वैक्सीन दी गई, तो उसमें क्या रहेगा, मरे हुए या फिर बहुत ही ज्यादा कमजोर कोरोना के वायरसेस रहेंगे। ठीक, कोरोना के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो तुम्हारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। अब बहुत ही ज्यादा कमजोर वायरसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो हमारा शरीर उसको आसानी से मार देगा। और आसानी से मार देगा तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, वो हमारे शरीर में रह जाएगा। हमारे शरीर को ये याद हो जाएगा कि किस तरीके से कोरोना के वायरस से लड़ना है, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना है, वो हमारे शरीर को याद हो जाएगा, क्योंकि इसने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दिया है। उस पार्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दिया है। इसीलिए हमें वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन में जिस बीमारी की भी वैक्सीन रहती है, उस बीमारी के वो पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो मृत अवस्था में रहते हैं, मरे हुए रहते हैं या फिर जीवित भी रहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहते हैं, जो हमारे शरीर का नुकसान नहीं कर सकते। वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारा शरीर उन्हें मार देगी। ठीक, हमारे शरीर उन्हें मार देगी और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन पड़ने के बाद बुखार भी आ जाते हैं। हमारा शरीर क्या करता है कि थोड़ा सा हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ा देगा तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से
फाइट करेगा, हमारा जो शरीर है वो अच्छे से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने लगेगा। ठीक यही वैक्सीन का काम होता है। क्या काम होता है कि वो एक पार्टिकुलर डिजीज का पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर बहुत ही ज़्यादा कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम्हारे शरीर के अंदर डाल देगी, जिसे तुम्हारा शरीर आसानी से मार देगा। और इस तरीके जब वो मारेगा तो तुम्हारे शरीर को एंटीबॉडी मिल जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि ये वायरस से कैसे लड़ना है। ठीक, और फ्यूचर में जब तुम्हें वो बीमारी होगी तो वो शरीर तुम्हें वैसे ही लड़कर बचा लेगा। बहुत सारे डिजीजेस है जिनका हमें वैक्सीन पड़ता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सबको वैक्सीनेशन के द्वारा ही बचाया जा सकता है। आपके चाइल्डहुड में भी आपको बहुत सारे इंजेक्शन पड़े होंगे ताकि आपको डिजीज से बचाया जा सके। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज। देखो जो कोलेरा, टीबी, ये सब जो बीमारियां है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सबको बचाना चाहिए। हर चिल्ड्रन को इससे बचाना चाहिए, इसलिए वैक्सीन जो अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल्स में उसका इस्तेमाल करें। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन, देखो बहुत सारे कैंपेन भी चलाए जाते हैं कि भाई आप डिजीज का खिलवाड़ नहीं करो, नौटंकी नहीं करो, आराम से वैक्सीन वगैरह ले लो, यही सब है। अब देख मेरे भाई, जो इतना तुम्हारे बुक में जानकारी नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैक्सीनेशन का दो तरीका होता है। ठीक, वैक्सीनेशन का दो तरीका होता है। एक जो होता है वो बाई इंजेक्शन होता है, बाई इंजेक्शन, जो बहुत ज़्यादा तुम लोग को दर्द होता होगा। दूसरा पहला मेथड है। दूसरा मेथड है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आराम होगा, सुकून से ले सकते हैं, वो होता है ओरल मेथड। ठीक, जी पर ऐसे पोलियो का जो ड्रॉप गिरा जाता है ना, वो भी वैक्सीनेशन ही होता है, वो है ओरल मेथड। और जो पहला होता है वो है इंजेक्शन मेथड। तो यही दो तरीके हैं वैक्सीनेशन के। वैक्सीनेशन किस तरीके से काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। वैक्सीनेशन को देखो, वैक्सीन को हमेशा बीमारी होने से पहले लिया जाता है। ठीक, इस बात को याद रखना, वैक्सीन को हमेशा बीमारी होने से पहले लिया जाता है। बीमारी होने के बाद वैक्सीन को आप नहीं ले सकते हो। मतलब ये जो पार्टिकुलर बीमारी से जो बचाने के लिए जो वैक्सीन है उसको आप बीमारी होने के बाद नहीं ले सकते हो। कोरोना का जो वैक्सीन है उसे आपको कोरोना होने से पहले लेना पड़ेगा, कोरोना होने के बाद आप नहीं ले सकते हो। कैसे, क्यों, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि इसमें मरे हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म्स रहते हैं जो आपके शरीर के अंदर जाते हैं, तो आपकी शरीर उससे लड़ लेगी। ठीक, और एंटीबॉडी बना लेगी। अब इसे बीमारी होने से पहले ऐसा काम आपको करना वाना आपके शरीर के साथ जरूरी है। बीमारी हो जब आपको हो जाएगी तो पार्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस तो पहले से आपके शरीर के अंदर मौजूद है, और फिर आप वैक्सीन से उसको थोड़ी ना डालोगे, तब तो और ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए वैक्सीन को हमेशा बीमारी होने से पहले लिया जाता है। पहले ही अपने शरीर को ट्रेन करवा दिया जाता है कि ये जो बीमारी आएगी तो उससे हमको बचने के लिए ये एंटीबॉडी चाहिए। बीमारी होने के बाद वैक्सीन नहीं ले सकते। बीमारी होने के बाद हमेशा एंटीबायोटिक लिया जाता है, एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक लिया जाता है। एंटीबायोटिक वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मारेगी। अब देखेंगे कि खेती बाड़ी में माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का क्या यूज है। बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको इस हद तक कन्वर्ट कर देते हैं, इस रूप में बदल देते हैं कि वो मिट्टी के द्वारा आसानी से यूज किए जा सके। मिट्टी में उसे घोल देते हैं और जो प्लांट्स जो मिट्टी में लगे हुए हैं वो उनका यूज कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस को सॉइल में मिला देते हैं जिससे प्लांट जो है वो आसानी से उनका यूज कर सके, वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्लीनिंग इन्वायरमेंट। बोजू एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड, ये क्या है भाई नौटंकी, ये कुछ नहीं, ये हमने आपको बता दिया है शुरू में ही कि अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स नहीं रहेंगे तो किस तरीके से लाश का ढेर हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। टाटा बाय बाय।